अध्याय 11 देख रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से लेकर 1947 के बीच में क्या क्या हुआ, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1885 में 72 लोग पूरे देश से मिले और उन्होंने एक पैन इंडिया यानी पूरे देश का एक संगठन बनाया। उसका नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज भी है। 70 सालों तक हमारे यहाँ उन्होंने बेहतरीन राज किया। लेकिन जब ये शुरुआत में था, जब इनके ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो जो पहले 20 साल थे उसमें ये था कि इनका जो तरीका था, कांग्रेस का जो उद्देश्य था, जो इनके तरीके थे, वो मध्य मार्गी थे। मध्य मार्गी का मतलब क्या होते हैं? थोड़ा मिडिल वे, यानी कि बिल्कुल पैर नहीं पड़ना है और बिल्कुल लाठी नहीं बरसानी है, बीच का तरीका अपनाना है। तो हुआ ये कि इन्होंने ये बोला कि देखिए, जो सरकार है और जो सत्ता है, यानी कि जो शासन है, इसमें हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। किसको? भारतीयों को आप इसमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए, इसमें जगह दीजिए। उसकी आवाज इन्होंने बुलंद की। इन्होंने ये कहा कि उस जमाने में काउंसिल्स थे, तो जो विधान परिषद है, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो विधान परिषद में इन्होंने कहा कि भाई, हमको जो इंडियंस हैं उनको ज़्यादा जगह दीजिए आप, या उनको भारतीय वहाँ उसमें आए। और सबसे बड़ी बात है, जो विधान परिषद आपने बना तो दी है, इनके पास वो अधिकार ही नहीं है। तो पहली चीज़ तो हम लोग को इसमें जगह दी जाए, और इसको जो विधान परिषद ऑलरेडी बनी हुई है उनके पास अधिकार बढ़ाए जाए। उनके अधिकार बड़े, उनके जो पावर्स थे बड़े सीमित थे। और कई ऐसे प्रांत थे, ऐसे प्रोविंसेस, जैसे आज हमारे यहाँ स्टेट्स है ना, उस जमाने में उसको प्रांत प्रोविंसेस कहा जाता था। तो जितने भी प्रोविंसेस हैं जहां पर विधान परिषद नहीं है, वहां पर विधान परिषदों का गठन किया जाए, उन्हें वहां पर बनाया जाए। बेसिकली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये मानना था कि जो भी बड़े बड़े पद हैं वो सब वाइट्स के पास है, अंग्रेजों के पास है। तो ये जो जगह है, यहां पर भारतीय यानी कि इंडियंस को भी जगह दी जाए, इंडियंस ऊंचे पोस्ट पर आए। अच्छा, अभी जैसे आप देखते हैं, पूरी दुनिया तो नहीं कहूँगा, पूरा हिंदुस्तान यूपीएससी के पीछे पागल है। आईएएस बनना चाहता है हर कोई, आईपीएस बनना चाहता है, आईएफएस बनना चाहता है, आईआरएस बनना चाहता है। तो ये उस जमाने में इसको कहा जाता था इंडियन सिविल सर्विस। ठीक, इसको हम भारतीय सिविल सेवा, जो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं टॉप लेवल पे जो जाते हैं, ये वो लोग थे। लेकिन अब आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इसकी जो एग्जाम था वो हिंदुस्तान में नहीं होता था। अगर आपको इसका एग्जाम देना है या इसमें सिलेक्ट होना है तो आपको इंग्लैंड जाना पड़ता था। इंग्लैंड में एग्जाम होता था इसका। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा, साहब ये तो गलत है, हिंदुस्तानी कहाँ इंग्लैंड जा पाएंगे। आप इसका जो परीक्षा है, इसकी जो एग्जाम है, वो इंडिया में कराइए, हिंदुस्तान में करवाइए। ये इनकी मांग थी। दूसरी एक चीज और थी कि मैंने बताया कि बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े पोस्ट पे अफसरों का कब्जा था, वो सारे गोरे थे। क्योंकि गोरे ये मान के चलते थे, जो वाइट थे वो ये मान के चलते थे कि जो इंडियंस हैं इनको हम ऊपर की जिम्मेदारी या कहें बड़े पदों की जिम्मेदारी नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसके लायक नहीं समझते थे। अब सबसे बड़ी बात होती थी कि जैसे ब्रिटिश ऑफिशियल है, ये कमा इंडिया से रहा है, भेज इंग्लैंड रहा है, इंडिया से कमाता है, इंग्लैंड भेज रहा है। तो बहुत सारा पैसा जो इंडिया का है वो इंग्लैंड में ड्रेन आउट हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का वहां चला जाता है इंग्लैंड में। इंडिया का पैसा इंग्लैंड क्यों जाए भाई? ये भी इनका सवाल था। किनका? इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इन्होंने क्या किया कि जो धन संपत्ति यहां से यहां जा रही थी उसको रोकने की मांग की इन्होंने कि भाई ये सब इसको कम किया जाए। एक और अलग चीज थी कि जो न्यायपालिका थी, यानी जो जुडिशरी थी, और साथ में कार्यपालिका। आप देखते हैं कि आज न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये सब अलग अलग है। तीनों अलग अलग कहें कि स्तंभ है, पिलर्स हैं डेमोक्रेसी की। उसमें एक स्तंभ कई लोग मीडिया भी बोलते हैं, लेकिन जुडिशरी, न्यायपालिका और साथ में कार्यपालिका, यानी कि जो वर्किंग
क्लास है, वर्क जो काम एक्चुअली करते हैं, वो लोग जो थे वो एक ही थे, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। इन्होंने कहा न्यायपालिका को और कार्यपालिका को, यानी जो जुडिशरी है और कार्यपालिका, इसको आप अलग करिए, जिसको जरा अलग करिए। और आर्म्स एक्ट पास हुआ था कि भाई कोई भी हिंदुस्तानी अब आर्म नहीं रख सकता, बंदूक नहीं रख सकता, और जो भी आर्म्स के अंडर में आता था वो नहीं रख सकता। उन्होंने कहा भाई साहब इसको तो पहले बिल्कुल ख़त्म करिए, और साथ में हिंदुस्तानी आदमी को फ्रीडम दीजिए, बोलने की आज़ादी यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी दीजिए, अपने आप को अपने शब्दों में बोलने की आज़ादी दीजिए। यानी बेसिकली ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की मांग कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। फ्रीडम स्पीच कर देते, एक्सप्रेशन कर देते, मतलब वो चाहते थे कि भाई हमें इसकी फ्रीडम दी जाए। तो ये सारी बात थी। और इसमें एक शब्द आया निरस्त करना, यानी कानून अगर इसको रिपील करना कहते हैं, कानून बना दिया है तो ऐसा नहीं कि कानून बन जाए, उसको आप वापस खींच सकते हैं। सरकार जैसे अभी आप देखिए एग्रीकल्चर के कानून बनाए, जिसे हम कृषि कानून कहते हैं, एग्रीकल्चर लॉज। अगर बहुत सारे किसान इसके विरुद्ध है तो इन लॉज को वापस ले लिया जाए, फिर इसमें अच्छे खासे संशोधन करके और किसानों को बिठा लिया जाए, उनसे बात कर ली जाए, फिर एक नया कानून बना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कांग्रेस ने कई सारी इकोनॉमिक पॉइंट्स भी उठाए, जिसे हम कहते हैं आर्थिक मुद्दे। उनका यह कहना था कि जो ब्रिटिश है उन्हीं के कारण, ब्रिटिश को मैं ऐसे बनाता हूं, ब्रिटिश जो है इन्हीं के कारण हिंदुस्तान में गरीबी है, इन्हीं के कारण हमारे यहाँ अकाल पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो ब्रिटिशर्स है इतना ज्यादा लगान लगाते हैं, इतने ज्यादा टैक्सेस लगाते हैं, तो इससे क्या हो गया कि जो बेचारे काश्तकार हैं, यानी जो आर्टिसंस हैं या जो बेसिक काम करने वाले बहुत गरीब लोग हैं, गरीब कह देते हैं इनको, या जो जमींदार भी हैं, जो बड़े लोग हैं, थोड़े से उनके पास जमीन है, उनकी भी हालत खराब हो गई है। वो विपन्न हो गए। पहले वो संपन्न थे, अब उनके पास पैसे नहीं रहे उनके, क्योंकि जितना वो कमा रहे उतना उससे ज्यादा तो आप उन पे लगान लगा रहे हैं, उन पे टैक्स लगा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि ये जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई फार्मर है या पीजेंट है, ये क्या पैदा कर रहा है, ग्रो क्या कर रहा है, ये क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, यानी अच्छी खासी खाद्य पदार्थों का हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन चक्कर ये है कि आप ये क्रॉप्स भेज देते हैं। अनाज में आप अनाज ले लीजिए, जिसमें गेहूं हो गया, चावल हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, ये सारा का सारा आप बाहर भेज दे रहे हैं, तो भाई हम कैसे काम चलेगा। तो कांग्रेस ने ये कहा, सीधी सी बात कही, पहली चीज आपको क्या करना है, पहले तो आप लगान कम कर दीजिए साहब, जो टैक्स है वो कम करिए। आपने इतना ज्यादा फौजी खर्चों में इतना ज्यादा पैसा लगा दिया है, यानी जो मिलिट्री एक्सपेंसेस है, फौज के लिए जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें आप कटौती करिए। दूसरा यह है कि इरिगेशन बहुत ज़रूरी है आज उस ज़माने में, क्योंकि पानी की उस तरीके से व्यवस्था नहीं थी। हम तो मानसून पे डिपेंडेंट रहते थे, तो जहाँ मानसून का पानी नहीं आ रहा है या मानसून जब नहीं होता था तो हिंदुस्तान में बड़ी दिक्कत हो जाती थी। इन्होंने कहा भैया ऐसा है, सिंचाई के लिए ज़रा आप पैसा दीजिए, ज़रा अनुदान दीजिए। और फिर बहुत सारी चीज़ ये थी कि जो नमक कर लग गया था, मतलब सॉल्ट पे टैक्स लगा रहे हो, बताओ आप, सॉल्ट तो हर खाने में लगता है भाई, उस पर आप टैक्स लगा रहे हो। और जो हमारे जो इंडियन लेबर है या भारतीय मजदूर है, जब ये बाहर जाते हैं, उनके साथ जो बिल्कुल कहें कि एकदम निम्न दर्जे का व्यवहार होता है, यानी जो उनके ऊपर बर्ताव होता है, वो बहुत निंदनीय है। इसके बारे में आप बात करिए, इसके में दखल अंदाजी कीजिए। और दूसरा एक और इन्होंने बात कही कि जो ट्राइबल्स हैं, इनके लिए आपने कानून बना दिए, अब ट्राइबल्स जो है अपना काम नहीं कर पा रहे, यानी जो वनवासी है, जो वन में ही पले बड़े, यहीं पे इनकी जिंदगी है, आपने उनको एंटर करने से ही मना कर दिया, तो इसको आप जरा चेंज करिए। कहने का मतलब ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, वैसे माना जाता है कि ये अमीर लोगों की पार्टी थी, कहने का मतलब जो वकील थे या संपन्न लोग थे उन्होंने बनाई थी, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं इन्होंने हर एक आदमी के बारे में बात की, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, सबके बारे में इन्होंने बात की। तो इसीलिए हम इसको मध्य मार्गी कह रहे हैं। इनकी जो सोच थी वो मध्य मार्गी थी। तो ये जो मध्य मार्गी, जिसे मैं कह रहा हूं कि जो मिडिल, न बहुत गुस्सा होते थे, न बहुत ज्यादा पैर पड़ते थे, तो इन्होंने क्या किया कि एक तो अखबार निकाले, क्योंकि लोगों को बताना भी तो था, लेख लिखे बहुत सारे। इन्होंने ये कोशिश की बताने की, ये क्यों किया इन्होंने, कि भाई जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश रूल है, यही हमारे हिंदुस्तान को आर्थिक तबाही की तरफ लेके जा रहा है।
यानी हिंदुस्तान में जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लोग विपन्न है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों की हालत खराब है, वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिश शासन है, इसलिए उन्होंने अपने इसमें चाहे अखबार हो, चाहे लेख हो, चाहे भाषण हो, इसमें इनकी भूरी भूरी निंदा की और कोशिश की कि लोग इस बात को समझे और एक जनमत तैयार हो, यानी कि लोगों को समझ में आए कि ये सारा कुछ ब्रिटिशर्स के कारण हो रहा है। इन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस में पूरे देश में अलग अलग जो प्रांत हैं वहां अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, क्योंकि जनमत निर्माण करना था ना, सब लोगों को बताना था जाके कि भाई ये सब प्रॉब्लम किस लिए आ रही है, राइट। क्योंकि भारतीयों को भारत में दिक्कतें क्या है उससे अवगत कराना और उस प्रॉब्लम का कारण कौन है, पूरी तरीके से ये ब्रिटिश रूल कारण है, ये काम ये इन्होंने शुरुआती दौर में किया, राइट। अब लेकिन यहां पर कुछ और लोग भी आए, जैसे मैंने कहा ना कौन कौन सी बात हमने की, अगर आप देखें और भी लोग दिखाऊंगा मैं आपको। अब मैं अपना एक नाम लूंगा, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनको याद किया जाता है, नाम इनका है लाल बाल पाल, इनको याद करेंगे लाल बाल पाल, इनका नाम बार बार आएगा। ये है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। हुआ ये कि 1890, मैंने कहा शुरुआती तो वो थोड़ा मध्य मार्गीय चलते रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर कांग्रेस हम कहते हैं केवल इनको, इनका जो तरीका था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए, सवाल उठाने लगे कि भाई ये किस तरीके से आप डील कर रहे हैं अंग्रेजों से। तो आप देखें, एक एक नाम ले रहा हूं मैं। बंगाल में कौन, बिपिन चंद्र पाल, ये कहां से हो गए, बंगाल, ठीक। पंजाब से कौन हो गए, बाल गंगाधर तिलक, ये लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय कहां से हो गए, पंजाब से। और महाराष्ट्र से कौन हो गए, बाल गंगाधर तिलक। तो ये लाल बाल पाल की जो तिकड़ी है, या कहे इन जैसे जो नेता है, उन्होंने कहा कि हमको पूरी तरीके से परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें नई विचार लाने पड़ेंगे, नई सोच लानी पड़ेगी। ये जो तरीका है कांग्रेस का मध्य मार्गीय, ये हमें बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। उन्होंने कहा आप ये निवेदन क्या कर रहे हैं, आप ये रिक्वेस्ट क्या करते रहते हैं कि भाई ये कर लो वो कर, आप नरम क्यों हैं। इनको बेसिकली मिडिल मार्गीय मध्य मार्गीयों को इन्होंने क्या, ये तो नरमपंथी लोग हैं। आप एक काम, एक बात सोचो कि आपको खुद आत्मनिर्भर होना है, अंग्रेजों पे क्यों डिपेंडेंट हो आप, आपको कोई रचनात्मक काम करने हैं ताकि आप अपने देश को आगे बढ़ा पाए। तो ये तो निवेदन की नीति है कांग्रेस जो कर रही है, उसके खिलाफ ये लोग थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और ऐसे जैसे बहुत सारे नेता, ठीक। बेसिकली इनको ये कहना था कि कांग्रेस सोच रही है कि जो सरकार है, ब्रिटिश रूल है, इनकी सोच नेक है, बहुत अच्छे इरादे हैं इनकी नेक नियति पे आपको शक करना चाहिए। आपको अपनी पावर, हिंदुस्तान में लोगों की पावर, ताकत पर भरोसा होना चाहिए। और ये सब जो आप निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि ये कर दो सर, वो कर दो सर, ऐसे नहीं। आप खुल के आइए, सामने आइए और स्वराज की मांग करिए। स्वराज मतलब हमारा राज हो, स्वराज मतलब होता है स्व मतलब हमारा खुद का, राज मतलब पूरा पावर, सत्ता, लोगों का राज हो। भाई तिलक साहब ने एक बात कह दी जो आज तक हर बच्चे की जबान पे है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट बाय वॉट एवर मीन्स इट्स पॉसिबल, ऐसा इन्होंने तिलक साहब ने कह दिया। अब हुआ ये कि ये साहब है जॉर्ज कर्जन, ये उस जमाने में 1905 की मैं बात बता रहा हूं। 1905 में ये साहब हुए हमारे वायसराय, ठीक। तो कर्जन साहब ने क्या किया, 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक। क्योंकि बंगाल जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश रूल था, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र था, सबसे बड़ा प्रांत था, ठीक है। आज का जो बिहार है ना, वो इसी के अंदर था और उड़ीसा के भी कई भाग इसमें इसी में थे। तो अंग्रेजों का ये कहना था, इन साहब का ये कहना था, देखिए ऐसा है, हमको एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करते हैं,
कि इसको हम इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के कारण हुआ, प्रशासकीय सुविधा के कारण हुआ? क्या आप मानते हैं इस बात को? कई लोगों ने इस बात को नहीं माना। कई लोगों ने कहा ना साहब, ये कारण कुछ और है, और ये जो इनका एक कारण ये बता रहे हैं कि भाई हमने केवल इसलिए किया कि भाई बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम इसमें कर नहीं पा रहे। ठीक, तो भाई ऐसा हुआ कि ये जो सारे कारण था, इसका मेन ये था कि एक तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है और साथ में जो व्यापारी हैं या जो ट्रेडर्स हैं, उनकी ये सांठ-गांठ थी, या कहें उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम हुआ था। इन्होंने क्या किया, जो गैर बंगाली इलाके थे, ठीक, उनको अलग करना था, लेकिन इन्होंने ऐसे किया नहीं। इन्होंने क्या किया, जो पूर्वी भाग है इसको असम में मिला दिया। मैं भी आपको इसको मैप से समझाऊंगा। तो बेसिकली क्या था, आप इसको इस तरीके से समझिए कि बंगाल में बंगाली लोग बहुत पावरफुल हो गए थे, क्योंकि ये समझदार लोग हैं। आप आज भी देखिए, बंगालीज आर मोस्ट बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं। इनको सब समझ में आ गया था, और बहुत सारे ऐसे बंगाली राजनेता थे जिन्होंने परचम लहरा दिया था और वो आज़ादी की बात करने लगे थे। किसी तरीके से ये जितने भी लोग हैं इसमें फूट डाल दी जाए और राज की जाए, मतलब इनको अलग कर दिया जाए, इनको अलग कर दिया जाए। ये नीति इन्होंने अपनाई। तो आप देखिए इन्होंने किया क्या, देखिएगा। ये मैं पहले आपको चित्र दिखा दूं, ये स्वदेशी आंदोलन है, उसमें कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये स्वदेशी मूवमेंट है, ये भी बताता हूँ, 1905 से 1908 की बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये जरूरी है समझना। देखिए ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक बंगाल था। इन्होंने क्या किया, इसको बंगाल बनाया। ये ईस्ट बंगाल है, जो ईस्टर्न बंगाल फिर 1971 में 1971 तक ये बांग्लादेश, उसके बाद ये बांग्लादेश कहलाया। 1971 तक ये ऐसा रहा, फिर उसके बाद एक वॉर हुआ, उसके बाद ये बांग्लादेश बन गया। इसको मिला दिया इन्होंने असम के साथ। ठीक है जी। जो असम की दिक्कत है ना, आजकल आप देखते हैं कि असम में जाके लोग एनआरसी और क्या क्या सीएए की बात करते हैं। दिक्कत यही है क्योंकि ये लोग बांग्लादेश के साथ ही थे पहले, फिर इनको अलग किया गया बाद में। तो इन्होंने क्या किया कि ये दो फाड़ कर दिए, दो भाग कर दिए। एक बंगाल को इधर रखा, एक बंगाल को उधर रखा, और उसको असम के साथ मिला दिया। तो यहाँ पर एक तरीके से इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पद्धति अपनाई कि भाई इनको तोड़ो, यहाँ के लोग यहाँ रह गए, यहाँ के लोग यहाँ रह गए, और उसके बाद अलग तरीके से इन पे राज करो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो साहब है जिन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन अभी कही, ये है बाल गंगाधर तिलक साहब। यहाँ पर मेज पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक अखबार दिख रहा है, और अखबार का नाम है केसरी। और ये जो केसरी था, एक मुख्य पत्र बन गया था अंग्रेजों के खिलाफ बोलने का, अंग्रेजों की जितनी भी कहे कि जो भी वो गलत काम कर रहे थे उसको उजागर करने का। जैसे बंगाल का ये विभाजन हुआ, हर आदमी परेशान हो गया, गुस्सा आ गया। तो इसमें चाहे वो मध्यमार्गी लोग हो, यानी जैसे मैंने कहा जो थोड़े से लिबरल थे, या आमूल परिवर्तनवादी जो थोड़े रेडिकल थे, उन सभी लोगों ने विरोध किया कि ये बंगाल का विभाजन करके आपने गलत किया है। बहुत बड़ी बड़ी जनसभा हुई, जुलूस हुए, और इससे क्या हुआ, जब इतने गुस्से की लहर आ गई, तो एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम है इसका? स्वदेशी या स्वदेशी आंदोलन। ठीक, वैसे तो बंगाल में सबसे ज्यादा ताकतवर था ये आंदोलन, लेकिन हर जगह इसकी गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आंध्रा का जो डेल्टा इलाका है, इसी को स्वदेशी मूवमेंट को कहते थे वंदे मातरम आंदोलन। क्या कहते थे? वंदे मातरम आंदोलन। राइट। अब स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या था? इनका क्लियर कहना था कि जो पहले तो हम ब्रिटिश रूल का विरोध कर रहे हैं और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आज भी आप सुनते हैं कोई साहब कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर बनना है मतलब जो खुद के हमारी उद्यम है, यानी कि जो बिजनेसेस है, हम खुद होगी, हमारी इंडियन एजुकेशन होगी, राष्ट्रीय शिक्षा होगी, हमारा इंडियन भाषा होगी, मतलब इंडियन लैंग्वेज कह लीजिए, उसको बढ़ावा दिया गया। हर आदमी उसी की कोशिश करने लगा। और ख़ास तौर पे जो रेडिकल्स थे या कहें कि आमूल परिवर्तनवादी, जिन तीन लोगों का मैंने नाम लिया और सारे साथ में लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि जो भी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत इंस्टीट्यूशंस आते हैं या जो भी वस्तुएं वो पैदा करते हैं या उनकी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, इसको आप बहिष्कार कीजिए, इसको बिल्कुल यूज़ करना या इनके बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और कई लोग तो ऐसे थे, वो कहते थे ऐसा है, ये सबसे काम नहीं चलेगा, क्रांतिकारी हिंसा होनी चाहिए। यानी हम क्या करेंगे? क्रांतिकारी यानी
हम वायलेंस का भी उपयोग कर सकते हैं, मार काट, ये भी हमारे लिए जायज़ है। हमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिसके लिए हमें हथियार भी उठाने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों ने ऐसा भी कहा। अब देखिए, कुछ यहां पर एक नई चीज निकल के आती है, यहां तक तो आप समझ गए। अब एक नई चीज निकल के आती है। क्या हुआ कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। इसमें क्या हुआ कि 1900, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 1906 में क्या हुआ कि कुछ मुस्लिम लैंड ओनर्स थे, जिन्हें हम जमींदार कह रहे हैं, और कुछ नवाब थे। ये क्या हुआ, ये ढाका में मिले। ढाका जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, वहां मिले। और यहां पर इन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग, या ये कहे उस जमाने में थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, AIML, इसका गठन कर लिया। मतलब एक संगठन था। और इन्होंने क्या किया, थोड़ा गलत एंगल पे चले गए। इन्होंने बंगाल का जो डिवीजन था उसका, मतलब बंगाल को जो विभाजित किया गया था उसका समर्थन कर दिया। सारे लोग इसके विरोध में थे, इन्होंने इसका समर्थन कर दिया। इनकी मांग थी, लीग की मांग थी कि जो मुस्लिम्स हैं इनके लिए आप अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की। निर्वाचिका का व्यवस्था का मतलब क्या है कि भाई आप क्या करेंगे। 1909 में इनकी 3 साल बाद इनकी मांग भी मान ली गई। बेसिक ये था कि कई ऐसे जो परिषद है, विधान परिषद है, या कई ऐसी सीटें हैं जहां पर केवल मुसलमान आदमी होगा, यानी ये मुस्लिम होगा जो चुनाव लड़ेगा, और इनको जो वोट देंगे वो केवल मुस्लिम्स होंगे और दूसरों को नहीं दिया जाएगा, दूसरा इनको वोट नहीं दे सकता। तो मतलब मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम को चुनकर भेजेगा परिषद में। और ये मांग मान ली गई थी 1909 में मुस्लिम लीग की। पहली चीज समझ गया, ये एक बड़ी घटना थी। और उसके बाद दूसरी जो घटना हुई वो है 1907। 1907 में जो कांग्रेस, जो सबसे बड़ी कहे स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा बेस था, वो टूट गई। क्यों? क्योंकि 2 भाग तो इसके पहले ही, आप समझ रहे हैं कि 2 भाग तो पहले ही बन गए थे। 2 धड़े थे इसमें। एक आमूल परिवर्तनवादी थे, एक मध्य मार्गीय थे, यानी एक कह सकते हैं कंजर्वेटिव या लिबरल थे, और एक आप रेडिकल्स थे। तो हुआ ये कि जो मध्य मार्गीय धड़ा था, जो लिबरल्स थे, वो कहते थे ये जो बहिष्कार कर रहे हो, या ये सब जो क्रांतिकारी हिस्सा की बात कर रहे हो, बहिष्कार के बारे में बात कर रहे हो, ये सब हम नहीं मानते। हम बल प्रयोग यानी कि वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ है, लड़ाई झगड़ा मारकाट बिल्कुल खिलाफ है इसके। ठीक। लेकिन जब ये धड़ा टूटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 2 भाग बन गए, एक तो मध्य मार्गी और दूसरा जो मैं कह रहा हूं कि जो थोड़ा सा आमूल परिवर्तनवादी, इनको मैं आमूल परिवर्तनवादी ऐसे कर देता हूं, वो लोग थे। लेकिन चूंकि ये जब टूटा तो जो मध्य मार्गी थे वो ही ज्यादा पॉपुलर रहे, लेकिन जो बाकी तिलक साहब या उनके अनुयायी थे, जो आमूल परिवर्तनवादी थे, वो बाहर से काम करने लगे। फिर 1915 में क्या हुआ, अब देखिए 1907 में ये टूटी, लेकिन 1915 में ये मिल भी गए, दोनों खेमे जो है वो एक साथ आ गए। उसके बाद एक और काम हुआ ये कि उसके जस्ट अगले साल 1916 में कांग्रेस है और साथ में जो मुस्लिम लीग है, जो मैंने आपको अभी बताया, उनके बीच में एक लखनऊ पैक्ट हुआ। और लखनऊ पैक्ट में ये हुआ कि चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो, वो दोनों ही एक साथ काम करेंगे। मतलब प्रतिनिधि सरकार के गठन में, यानी कि अगर सरकार बन रही है या हम चुनाव लड़ रहे हैं, निर्वाचन हो रहा है, तो हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, हम लोग अलग अलग नहीं लड़ेंगे, सब एक साथ काम करेंगे। तो ये परिवर्तन समझ गया। अब क्रांतिकारी हिस्सा एक शब्द आया है, इसका मतलब है हिंसा का प्रयोग। बेसिकली परिषद का मतलब ये होता है कि एक तो या तो निर्वाचित संस्था हो या फिर मनोनीत संस्था हो, यानी ऐसा ग्रुप जहां पर लोगों के चुने हुए लोग या मनोनीत किसी ने, बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनको कई बार नॉमिनेट किया जाता है, वो ये कहते हैं। अब कुछ चित्र जरूर दिखाना चाहूंगा आपको। ये है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1906 में इसका गठन हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। ये एक चित्र है लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ पैक्ट जो हुआ, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, यहाँ आप देख रहे हैं जिन्ना साहब को आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए लाला लाजपत राय साहब हैं, और ये बहुत बड़ा नाम थे, राष्ट्रवादी थे बहुत बड़े, और बहुत आमूल परिवर्तनवादी नेताओं में प्रमुख थे, और आर्य समाज के भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य थे। अब अगली बात आती है जन राष्ट्रवाद का उदय। इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।